पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का रण कितना भीषण है, इसकी एक झलक भवानीपुर सीट पर दिखाई दी। भवानीपुर में ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर खुद एक्टिव है। वो पोलिंग बूथ के पास कुर्सी डालकर बैठी हुई हैं। ममता बनर्जी जिस बूथ पर मौजूद है वहां से कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों ममता बनर्जी यहां पर बैठी हुई हैं और इतने समर्थकों के साथ यहां पर क्यों डटी हुई हैं। इसके बाद शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी हार दिखाई दे रही है। शुभेंदु ने दावा किया कि ममता बनर्जी कम से कम 30,000 वोट से हारने जा रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है और आप देखें एकदम कुर्सी पे जमकर ममता बनर्जी बैठ गई हैं, जैसे कि एक एक वोटर कौन जा रहा है, किस भाव से जा रहा है, वहां पर माहौल क्या है, वो खुद यहाँ पर बैठकर भांप रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव देवेंद्र ऐसे तो लड़ा जाता है। पिछली बार भी हमने देखा कि किस तरीके से वो पिछली बार भी अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रही थी और ठिया जमा के वहां पर बैठ गई थी। बिल्कुल। और एक चीज देखें मीनाक्षी, इसमें तो किसी राज्य में इतना तीखा इलेक्शन नहीं होता जल्दी। जैसे केरल में चर्चाएं बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर केरल के इलेक्शन को अगर आप देखें तो उस रूप में तीखापन नहीं होता। एक पर्टिकुलर पॉकेट जो कोस्टल इलाका है वहाँ ही बहुत तीखापन नजर आएगा, बाकी तौर पे वो शांतिपूर्ण तरीके से होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल तो लगता है कि एकदम से एक कहते हैं ना, जैसे आग के गोले पे पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा हो, उसी तेवर के साथ लड़ा जा रहा हो। ममता बनर्जी के हिसाब से बात करें तो नंदीग्राम में पिछला जो अनुभव हुआ उसके बाद तो एकदम फूंक फूंक कर कदम रखेगी। भवानीपुर के लिए पब्लिक रैलियाँ करती थी दिन में दूसरे इलाके में, और रात में आके भवानीपुर के लिए मीटिंग भी करती थी। आप अपनी बात बढ़ाइएगा, एक रिएक्शन भी है, वो रिएक्शन सुना देते हैं दर्शकों को। इतना ये तो अनफॉर्चुनेटली है। ये इतना लोग लेकर क्यों ममता बनर्जी घूम रहा है? ममता बनर्जी क्यों घूम रहा है इधर? शुभेंदु दा कुछ व्यवस्था लेंगे आप? अब देखिए निर्वाचन इतना आदमी बराबर में ही बैठी है ममता। हार का थोड़ा रुझान मिल रहा है। अच्छा, तो भवानीपुर में कमल 30,000 में हारेगा, कम से कम 30,000 वोट में। अच्छा, पहले फेज से दूसरे फेज में आप शुभेंदु अधिकारी के अगर बयानों को एसेस करेंगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देगा। पहले फेज में उन्होंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर हिंदुओं ने वोट नहीं किया, अगर एकजुट नहीं हुई, बीजेपी नहीं आई तो सनातन खतरे में पड़ जाएगा। इस बार बिल्कुल अलग उनका टेम्परामेंट दिखाई दे रहा है। इस बार वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी में हार वाला रुझान दिखाई दे रहा है, वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। ही इज लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। देवेंद्र, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। और इस तस्वीर को मैं खास तौर पर इसलिए बार बार कहना चाह रही हूँ कि बीजेपी के साथ, बीजेपी ने जो ममता बनर्जी के साथ किया था एग्जैक्टली वही इस बार टीएमसी ने बीजेपी के साथ किया, शुभेंदु अधिकारी के साथ किया। और भवानीपुर का ये जो बैटल है इतना टफ, इतना कॉम्प्लेक्स, जो आपने एक एफआईआर के तहत डिलीशन की बात की और फिर वो जो गैर बंगाली हिंदू वोटर का जो ट्रैक आपने बताया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बना दे रहा है भवानीपुर को। पिछले बार भी ममता बनर्जी के साथ बीजेपी ने किया था, इस बार भी बीजेपी ही कर रही है, क्योंकि शुभेंदु तो अपनी सीट, उनकी एक तरह से इलेक्शन हो चुका है, एक सेफ सीट पे ऑलरेडी नंदीग्राम से वो मान के चल रहे हैं कि वो जीत गए हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी को घेरने के लिए शुभेंदु को सामने लाया गया और एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज भी ये था कि अगर शुभेंदु ममता बनर्जी के खिलाफ हैं तो सीएम कैंडिडेट कौन, बीजेपी का सीएम कौन, इस तरह का जो नैरेटिव चलता है, इनडायरेक्ट वे में उस मैसेज को भी आप न्यूट्रलाइज कर सकें कि शुभेंदु दिखेंगे सीएम फेस के तौर पे। और भवानीपुर का ये इलेक्शन, हालांकि बीजेपी के लोग अभी भी ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को भवानीपुर में हरा ही दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की सीट को लेकर, न्यू दिल्ली सीट को लेकर विधानसभा इलेक्शन में कहा जाता था बीजेपी के द्वारा कि हम लोग लगभग हराने जा रहे हैं, या इस तरह की उम्मीद कर रहे थे, भवानीपुर में भी बीजेपी के नेता ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्लोज फाइट इलेक्शन होगा और उस क्लोज फाइट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी हार भी सकती हैं या बीजेपी के नेता क्लोज मार्जिन में अपनी सीट वो निकाल रहे हैं। तो इतना नज़दीकी मुकाबला। और अगर आंकड़ों को देखें आप, जैसा कि मैंने बताया कि 21% वोट अगर कट गए हों, जिस प्रकार का कंपोजिशन है, मुस्लिम वोट वहाँ पे 60 से 65 हज़ार है, बाकी नॉन मुस्लिम वोट ही हैं, उनमें से लगभग 59,000 के आसपास गुजराती, मरवाड़ी, राजस्थानी, इस तरह के वोटर हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस बार के इलेक्शन वैसे भी ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है भवानीपुर। और वो इस बात को जानती हैं कि इस पूरे कैंपेन में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जितना समय उन्होंने भवानीपुर में दिया, पहले वो नहीं देती थी। ये अगर भवानीपुर में, ये कह रही हूँ हाइपोथेटिकली, वो तो 4 तारीख को पता चल ही जाएगा अजीत जी कि क्या नतीजा होता है, लेकिन अगर भवानीपुर ममता बनर्जी हार जाती है तब तो ये मानकर चले कि टीएमसी इलेक्शन हार रही है। बिल्कुल, क्योंकि भवानीपुर का मामला जो है, देखिए आपने अभी आंकड़े दिखाए उस पर अपने स्क्रीन पर, आपने 3 इलेक्शन ममता बनर्जी जीती हैं, जिसमें 2 बाई इलेक्शन है।
जी। उन्होंने 2011 का भी बाई इलेक्शन लड़ा था, 54,000 वोट से 54,000 वोट से जीती थी, और 2021 में भी बाई इलेक्शन लड़ा, 58,000 वोट से जीती। एक इलेक्शन 2011 का था जिस बार मार्जिन उनका सबसे कम था, 25,000 की मार्जिन थी उनकी जीतने की, 54,000 58,000 के बीच 25,000 की मार्जिन थी। वो इस वजह से थी कि कांग्रेस पार्टी ने वहां बड़ा दिग्गज लड़ा दिया था और दीपा दास मुंशी चुनाव लड़ रही थी, प्रियंजन दास मुंशी की पत्नी। तो दीपा दास मुंशी लड़ी और क्लोज फाइट हो गया, 25,000 वोट से ममता बनर्जी जीती थी 11 में। अब वो इस बार भी बीजेपी ने किया है कि एक दिग्गज उम्मीदवार, एक बड़ा उम्मीदवार उतार करके वो क्लोज फाइट करने की कोशिश की है। अमित शाह ने कहा था कि एक बड़ी खबर है वो फिर दे दूं, वोटिंग के बीच में हंगामे और हिंसक झड़प की भी खबर आ रही है। हावड़ा में एक बूथ पर ईवीएम में खराबी के बाद हंगामा हुआ है और हालात को बिगड़ते देख सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया। हंगामा करने वालों को वहां से खदेड़ा गया। हावड़ा के बाली बूथ पर एक ईवीएम में स्पार्क हो गया था, जिसके बाद पार्टी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। नादिया में आज सुबह बीजेपी के एक एजेंट पर हमला हुआ, जिसमें एजेंट को बुरी तरह से चोट लगी। पहले फेज के चुनाव में कई जगहों पर इस तरीके के बवाल और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, तो ये तस्वीरें भी आपके सामने रखते चले। अजीत जी, यही जो बात आप कह रहे हैं, अमित शाह ने भी तो ये कहा था ना कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ना चाह रहे थे, भवानीपुर में मैंने उन्हें कहा कि आप ये चुनाव लड़ें, क्योंकि वो चाहते थे कि ये भी एक ऐसा मुकाबला हो, कांटे का मुकाबला हो, जहां पे नर्वस कर दिया जाए ममता बनर्जी। बिल्कुल, ममता बनर्जी कंफर्टेबल न रहे चुनाव में, बाकी 294 सीटों से उनका थोड़ा ध्यान हटे, ज्यादा समय बिताए, जैसा भी कही रहे थे देवेंद्र जी। तो एक कोशिश थी, ये हमेशा होती है बड़े नेता को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घेरने की, तो शुभेंदु अधिकारी के जरिए घेर दिया गया उनको। ये जो बंगाल का, जो अभी जिस इलाके की हम लोग बात कर रहे हैं, 11 कोलकाता की सीटें या दक्षिण कोलकाता का ये इलाका जो है, यहाँ इस इलाके से कोई 5 या 6 मंत्री हमको लगता है कि चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ इस इलाके में तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। कलकत्ता में देखिएगा, बर्त्या बसु दमदम से लड़ रहे हैं, अरूप विश्वास टॉलीगंज से लड़ रहे हैं, ये कोलकाता पोर्ट से फिरहाद हाकिम लड़ रहे हैं, पोर्ट से वो एक और क्या इनका मंत्री वो शशि पांजा लड़ रही हैं, अजीत पांजा की पत्नी जो है वो श्यामपुकुर सीट से। तो ये इलाका ऐसा है जो एकदम पावर सेंटर जिसको बोलते हैं, सत्ता का केंद्र होता है, ये वो इलाका है दक्षिण कोलकाता का इलाका, जहाँ से जो गढ़ है ऐसा तृणमूल कांग्रेस का। इसलिए एक एडवांटेज इन लोगों को ये मिलता है कि इस इलाके में बहुत काम किया जाता है, क्योंकि मंत्री इतने होते हैं, सरकार एक तरह से पूरी इस इलाके में कंसंट्रेट करती है, तो वो बहुत काम करते हैं। इसका एक एडवांटेज मिलता है। सिक्योरिटी इंश्योर किया जाता है, इस इलाके में बड़े लोगों का चुनाव क्षेत्र है, तो उसका एक एडवांटेज मिलता है। और दूसरा एक माना जाता है कि एक मुख्यमंत्री है और जिसके बारे में ये धारणा है कि फिर आ सकती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस वेव के साथ उसके साथ जाते हैं, तो ममता बनर्जी को इसका भी एडवांटेज मिलेगा। हावड़ा की ही जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ राहुल जी, ये हावड़ा भी कितनी इंपॉर्टेंट ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर तकरीबन 26% की 26% की आबादी मुस्लिम आबादी है। ये स्लाइडिंग किंग मेकर के तौर पर इसके अंतर्गत आने वाली 16 विधानसभा सीटों को देखा जाता है, क्योंकि बीजेपी जिस हिंदुत्व के फैक्टर को लेकर चुनाव जीतना चाह रही है, अगर वहां पर उसका नैरेटिव काम कर जाता है, और हावड़ा में जो जिन्हें रोजगार नहीं मिला, क्योंकि कई युवाओं का हम सुबह से रिएक्शन सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं, हमें यहीं रहना है, हमें यहीं काम करना है, हमें बाहर नहीं जाना है, इस तरीके की बातें अगर काम कर जाती है, एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाती है, तब तो ये हावड़ा यहाँ पे भी एक बड़ा डेंट हो सकता है। देखिए, ये तो बात हम मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में यूथ कैसे वोट करेगा और महिलाएं कैसे वोट करेगी, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अभी आपने हावड़ा की बात की, आपने बाली का भी दिखाया कि वहाँ हंगामा हुआ। बाली की सीट जो है वो 6,500 वोटों से पिछली बार टीएमसी जीती थी। तो क्लोज फाइट्स कई सीटों पे, इस्टांगी सीटों पर जो है वो मानी जा सकती है कि क्लोज फाइट जो है वहाँ पर हो रही है। लेकिन क्या मतलब हावड़ा को देखें तो हावड़ा गढ़ माना जाता है। 16 सीटें, 16 की 16 मतलब सीटें जो मेरे ख्याल 15 सीटें या 16 सीटें, 16 सीटें शायद 2016 में 15 सीटें जो है और एक जो है लेफ्ट के पास गई थी। तो गढ़ है वहां पर, इस तरह का सोचना कि अचानक बहुत कुछ बदलाव होगा। लेकिन ये भी बात सही है कि इलाके तो वही है जहां पे गेन करना है। हावड़ा का इलाका गेन वो है, जो है साउथ 24 परगना में कितना क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी, या फिर हुगली का इलाका कैसा है, वहां पे क्या है, नादिया में कितना बढ़ेगी। तो ये सारे इलाके हैं जहां पे बीजेपी जो है वो आगे बढ़ सकती है। हम अभी बात कर रहे थे कोलकाता के इलाकों की। कोलकाता में देखिए एक बात ये भी है कि वहाँ पे 25% जो है वो मतलब SIR में नाम कटे हैं।
पूरे इलाके में, तो वो भी कहीं ना कहीं तो सर, फैक्टर इन पूरे करेगा अगर कि क्या वो 142 सीटों की बात करें, सबसे ज्यादा नाम कटे ही इसी फेज में हैं। एसआईआर की ही अगर हम बात करें, नॉर्थ 24 परगना की भी एक रिपोर्ट आपको दे दें। भाटपाड़ा में सुबह से ही पोलिंग सेंटर के बाहर लंबी लाइन है। सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंची। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार वहां पर पहुंचे। उन्होंने जो लोगों से बात की, उनका मूड क्या है, मुद्दे क्या है, वो आप सुने। 142 सीटों के लिए आज पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, चुनाव का पर्व चल रहा है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर सीआरपीएफ की जो बुलेट प्रूफ कार है वो लेके आया गया है और चप्पा चप्पा छान मारा जा रहा है। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को भी मिल रहा है और अलग अलग समय पे वोटर अपने मतदान कर सके, इसके लिए अलग अलग जगह पे सुरक्षाकर्मी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं के काफी लंबा यहाँ पर कतार देखने को मिल रहा है। क्या नाम है दीदी आपका? सावित्री साहु। दीदी, क्या सोचकर इस बार चुनाव में भाग लेने जा रही है आप? सही चुनाव करने के लिए, अपना इस देश के लिए, भविष्य के लिए सही इस बार ये करना चाहते हैं सर। अच्छा, क्या महिला सुरक्षा से लेकर डेवलपमेंट, क्या किस पे नजर है सबसे ज्यादा? सर, देश का विकास हो, महिला सुरक्षा हो और आपसे। क्या नाम है चाची आपका? कश्मीरा देवी चौधरी नाम है अपना। अच्छा चाची, ये बताइए कि क्या सोचकर आज चुनाव में भाग लेने आई है? हमको कब पता, हमको मालूम नहीं बाबू। ठीक है दीदी, क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। क्या सोचकर अब चुनाव में भाग लेने जा रही है? कुछ ऐसा सोच है कि मेरा राज्य आगे जाए, पहला नंबर बाद जॉब आए, यहाँ पे महिला सुरक्षा हो, क्योंकि यहाँ पे महिला को सुरक्षा में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये सब जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट जी सके यहाँ पे, बस यही सोच के हम अपना वोट दे रहे हैं। महिला सुरक्षा के बारे में क्या? हाँ, महिला सुरक्षा के बारे में देखिए, जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो हम लोग का जॉब में हम लोग इंडिपेंडेंट आ जा सके, हम लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसी वजह से हम यहाँ पे वोट देने आए हैं। आपका नाम क्या है? पूनम गुप्ता। क्या सोचकर वोट कर रही हो आज? महिला सुरक्षा के लिए, जबकि रात तक हम लोग अगर ऑफिस से आए तो हम लोग निश्चिंत होकर आए कि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, 4 लड़के अगर एक जगह हो तो हम लोग को डर ना लगे। इस रीजन की वजह से। बंगाल में ऐसा माहौल है? कुछ जगह तो है। अच्छा, तो ये खत्म होना चाहिए। ये खत्म होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है दीदी आपका? जयंती। क्या सोच के, क्या जहन में लेके आज वोट करने जा रही हो? वोट देने आए हैं, भारत के निवासी हैं इस नाते, और दुनिया में मतलब लड़कियों के, औरतों के लिए अच्छा ये संविधान बने, ये सोच के भी आए हैं। क्या नाम है दीदी आपका? श्वेता गौन। क्या कुछ सोचकर आप आई हो? महिला सुरक्षा से लेकर विकास, क्या सोचकर आई हो, क्या जहन में है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ राइट फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, एंड इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं, एंड वी आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट्स फॉर द विनर, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। कोई बात जहन में है कि महिला सुरक्षा से लेकर डेवलपमेंट? बिल्कुल, महिला सुरक्षा तो है ही, कि इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं कि कोई भी एक अच्छा इंसान ही जीते जो हम लोगों के लिए काम करे। यहाँ पर काफी सारे महिला के लंबे लंबे कतार देखने को मिल रहा है। दीदी, क्या नाम है आपका? सरस्वती भगत। अच्छा दीदी, क्या कहना चाहेंगी? बस मेरा अधिकार है, हम अपना अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर महिलाओं के काफी लंबी लाइन लगे हुई है। यहाँ पर काफी सारे दीदी है। दीदी, क्या नाम है आपका? रीना जायसवाल। क्या जहन में लेके, क्या मुद्दा को सामने रखते हुए आज वोट करने आई हो? अभी तो मेरा अधिकार है, इसलिए हम वोट देने आए हैं। तो वोट का अधिकार है, इसलिए वोट देने के लिए महिलाएं निकल रही हैं। और हमने भी जितने हमारे संवाददाता हैं राजकुमार जी, बड़े सोच समझकर आज महिला वोटर्स के चेहरे के आगे ही माइक लगा रहे हैं, क्योंकि ये आधी आबादी जो है, इसके मुद्दे बड़े फिक्स हैं। इन्हें पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, इन्हें जमीनी मुद्दों से लेना देना है। और परिवर्तन की बात दिखाई दे रही है, मुझे तो कम से कम इन बयानों में दिखाई दे रही है। देखिए, इसके 2-3 एंगल है। एक तो पश्चिम बंगाल में महिला मतदाता बहुत वोकल है। हमने पिछले चरण में भी देखा, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट डाले हैं। हर चुनाव में उनका जो वोटिंग परसेंटेज है बढ़ रहा है। दूसरा एंगल ये है कि ममता बनर्जी के जो 2 कोर वोट बैंक हैं, एक माइनॉरिटी, दूसरा महिलाएं, उस दृष्टि से महिलाएं महत्वपूर्ण है। और तीसरा, महिलाएं मुद्दे तो चुनने में माहिर हैं अपना। उन्होंने स्पष्ट तौर पे, जैसे पिछले राउंड में हमने बात की, अलग अलग महिलाओं ने अलग अलग मुद्दों पे बात रखी, यानी मुद्दों की समझ उनको है, वो एनालाइज करती हैं।
लेकिन एक और फैक्टर है, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि पिछले कुछ चुनावों से महिलाएं जो लोक लुभावन योजनाएं हैं और जो हमारे देश में ज़्यादातर महिलाएं केंद्रित हैं, चाहे वो नकदी का हो या अलग अलग नामों से जो योजनाएं चल रही हैं, उनसे भी प्रभावित होती है। उनसे ही प्रभावित बहुत हो रही है सर। बिहार में वरना सरकार रिपीट क्यों होती, महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे जीतती, मध्य प्रदेश में कैसे आती, वो बात बिल्कुल ठीक है। तो यही वादा तो क्यों नहीं होगा? पश्चिम बंगाल में 1500 रुपए मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में बेटी की शादी 3,000 का वादा भी तो है देवेंद्र। पश्चिम बंगाल में 1000 रुपए मिलते हैं, 1500 का वायदा है टीएमसी की तरफ से। बीजेपी वहां पर 3000 का वायदा कर रही है और टीएमसी की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई और बीजेपी ने धनराशि नहीं दी। बीजेपी ये कहती है कि बिहार में तो हमने 10,000 रुपए दिया और सटा हुआ पड़ोसी राज्य है, बंगाल में भी ये काम होगा। तो ये नैरेटिव दोनों तरफ से चल रहा है और ममता बनर्जी की ये ताकत रही है। महिला वोटर्स के हिसाब से अगर आप बात करें तो लक्ष्मी भंडार योजना उनकी सबसे सफल योजनाओं में से है, जिसके सहारे उनको बहुत ज़्यादा सीटें मिली चुनाव में। और आप देखें तो ये पैटर्न हर जगह, जिन राज्यों का आपने नाम लिया, झारखंड भी उसमें देखिए कि झारखंड में जेएमएम की सरकार ने उसको दिया, उसको फायदा मिला, तो एक ट्रेंड रहा है। लेकिन अगर बहुत पहले से अगर आप देते रहे हो और वहाँ पर काउंटर जो ऑफर है वो ज़्यादा लुक्रेटिव लगे, तो वो एक फाइट वाली स्थिति ज़रूर रहती है कि वहाँ पर महिलाएं क्या कुछ सोच रही हैं। और इसको थोड़ा सा अलग परिप्रेक्ष्य में सोचें मीनाक्षी, कि जिस राज्य में इतनी ज़्यादा गरीबी हो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें अगर कही जा रही हो तो उसमें फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है। और इस बार के इलेक्शन में वो भी एक बड़ा इशू है कि 1000 मिलना, 1500 का वायदा या 3000 देने का वायदा, उनमें से कौन ज़्यादा प्रभावी रहेगा। बात ठीक है, लेकिन जो एक रोजगार का मुद्दा है इस पर भी महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही हैं। आज पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी आप देखें, इतना कर्ज पश्चिम बंगाल पर है कि जीडीपी का, बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो केवल कर्ज उतारने में जा रहा है। तकरीबन 20 से 25% का ये हिस्सा है। अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि बात रोजगार की भी होनी चाहिए, बात पलायन की भी होनी चाहिए, बात किस तरीके से वहां पर इंडस्ट्रीज फेल हो गई और एंटी इनकम्बेंसी। क्या ममता बनर्जी के साथ वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर रहा है? क्या एक फटीग फैक्टर नहीं है? देखिए, अब आजकल एंटी इनकम्बेंसी हर जगह कमजोर हो गई है। एंटी इनकम्बेंसी एक समय ऐसा फैक्टर होता था जिसे सरकार बदलती थी, लेकिन पिछले 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो रही है, अनलेस की सरकार कांग्रेस की ना हो। कांग्रेस की सरकार जरूर एंटी इनकम्बेंसी में जा रही है, लेकिन दूसरी पार्टियों की जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी सरकार या बीजेपी की सरकार, आप देखिए इनकम्बेंट लगातार रिटर्न कर रहे हैं, सरकार में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो उसको डिफाइन हम लोग जब करते हैं तो इनकम्बेंट एडवांटेज उसको बोलते हैं। जो इनकम्बेंट एडवांटेज है वो ममता बनर्जी को निश्चित रूप से होता है। इनकम्बेंट को एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपकी वेलफेयर डिलीवरी टाइमली होती है और हो जाती है। जैसे अभी कह रहे हैं ना देवेंद्र जी की, उसने पैसा 1000 देना शुरू कर दिया और हमको लग रहा है कि इस चुनाव के ठीक पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम ये 1500 भी देना शुरू कर देंगे और जो एससी हैं उनको 1700 देना शुरू कर देंगे और जनरल महिलाओं को 1500 देना शुरू कर देंगे। तो ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो इनकम्बेंट का एडवांटेज होता है। तो ममता बनर्जी उसका एडवांटेज ले रही हैं, वो डिलीवर कर रही हैं। उनकी रूपश्री योजना देखिए, उनकी युवा साथी योजना देखिए, उनकी लक्ष्मी भंडार योजना देखिए, इन योजनाओं के तहत वो डिलीवर कर रही हैं। तो एक तो उनको इसका एडवांटेज निश्चित रूप से है। और ये बात जो पूछी जा रही है तो सुन के आए हैं देवेंद्र जी, तभी उन्होंने कहा, हम लोग तो अखबार में पढ़ रहे थे, भाई 2500 कहाँ देना शुरू कर दिया दिल्ली में आपने, अभी तो नहीं दे रहे हैं आप। और उन्होंने ये पूछा, हमने एक महिला का सुना और पढ़ा भी, हमने कई रिपोर्ट्स ऐसी देखी जिसमें महिलाएं पूछ रही हैं कि आप देश का कोई राज्य बताइए जहां 3000 देते हैं, जहां आपकी सरकार है आप 3000 देते हैं। आप महाराष्ट्र जैसे अमीर राज्य में 3000 नहीं देते हैं, आप दिल्ली में 3000 का वादा नहीं कर रहे हैं, आप सबसे अमीर राज्य में 3000 का वादा नहीं कर रहे हैं और सबसे गरीब राज्य में 3000 का वादा कर रहे हैं। ये कैसे होगा? सर, पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए उतना महत्वपूर्ण है? पश्चिम बंगाल कितना महत्वपूर्ण है? तो पैसे से देंगे ना, जो आपने कहा, मतलब जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू जहां सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है वहां भी 3000 नहीं दे रहे हैं। और यहाँ आपने खुद ही कहा कि कर्ज की स्थिति है, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है पश्चिम बंगाल के ऊपर, जो हमको लगता है कि उसके जीडीपी का 30% के करीब होगा। तो ये इतना उसने कर्ज ले लिया है ऑलरेडी। और ये इसके बावजूद, दूसरी बात, अभी आप जो दूसरा पक्ष है, एक लाइन में हम वो भी कह दें, वो भी रिपोर्ट हमने देखी कि एक महिला ने कहा कि 1500 रुपया या 1700 रुपया से क्या होता है, या 3000 से ही क्या होता है, हमारी बेटी को अगर रोजगार मिलेगा तो कम से कम 20,000 कमा के ले आएगी और अपने घर में बात है कि वो 20 और उसका फिर सम्मान होगा उसमें। ये तो फिर भी फ्रीबीज है ना, इसको तो फिर भी आप कह रहे हैं कि आप दे रहे हैं। 20,000 अपनी मेहनत से अगर वो कमा के ले आएगी तो उसका आत्मसम्मान बचेगा, उसकी गरिमा मर्यादा बढ़ेगी, उसका अपने को वो महत्वपूर्ण फील करेगी। तो रोजगार क्यों नहीं व्यवस्था करिए कि आप ये देने की बातें हो रही हैं? ये बहुत बहुत जेन्युइन कंसर्न है। एक